आज का टॉपिक बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के DSE 1A जो कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों के बारे में है हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इसके पहले कि हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करें, हम आपको बताना चाहेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म 427 BC में हुआ था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था, लेकिन उनके व्यायाम शिक्षक ने उनके चौड़े कंधे और अच्छा उनका शरीर देखकर उनका उपनाम रखा था प्लेटो। प्लेटो अपने इसी उपनाम से अधिक विख्यात हुए। प्लेटो पाश्चात्य जगत के पहले ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने कि राजनीति विज्ञान के बारे में एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। प्लेटो के पिता एथेंस के प्राचीन और के अंतिम सम्राट कार्डस के वंशज थे और उनकी माता प्रसिद्ध कानून निर्माता सोलन के घराने की थी। तात्पर्य यह है कि प्लेटो एक अच्छे कुलीन परिवार से आते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया था। अपनी आरंभिक शिक्षा के बाद प्लेटो सुकरात के पास शिक्षा ग्रहण करने चले गए। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से एथेंस के जनतंत्र ने सुकरात को विषपान कराकर मृत्यु दंड दिया, उससे प्लेटो काफी दुखी हो गए और उन्होंने अपना राजनीतिज्ञ बनने का विचार त्याग दिया। सुकरात की हत्या के बाद प्लेटो 12 वर्षों तक इटली, यूनान, मिस्र आदि देशों का भ्रमण करते रहे और उसके बाद उन्होंने कई शासन पद्धतियों का अध्ययन किया और उसके बाद 386 ईसा पूर्व में एथेंस में अपना प्रसिद्ध शिक्षालय अकादमी की स्थापना की। अकेडमी इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम लोग अकादमी कहते हैं। अकादमी में प्लेटो 40 वर्षों तक शिक्षण का कार्य करते रहे। उनके पास विश्व के कोने कोने से छात्र आते थे और प्लेटो ने अकादमी में गणित को बहुत महत्व दिया था। उनके अनुसार गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। गणित के साथ ही वहाँ राजनीति, कानून एवं दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। यह महाविद्यालय 529 तक में रोमन सम्राट जस्टिनियन द्वारा बंद किए जाने तक लगभग 900 वर्षों तक चलता रहा। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि उनका विश्वास आदर्श से टूट करके वो यथार्थवादी बन गए थे। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का निधन हुआ। प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 28 है, 28। उनके प्रसिद्ध राजनीति से संबंधित उनके प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद स्टेट्समैन और द लॉज। ये 3 राजनीति के संबंध में प्लेटो के ये 3 पुस्तक जो हैं, उसका नाम आपको अवश्य याद रखना चाहिए, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉज। अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। रिपब्लिक जो था उसका मूल नाम डायकोसून, जिसका अनुवाद न्याय प्रबंध या न्याय से संबंधित होता है, था। प्लेटो को न्याय के मीमांसा का ग्रंथ कहा जाता है। प्लेटो का आरंभ और अंत न्याय से होता है। रिपब्लिक का आरंभ और अंत न्याय के स्वरूप के विवेचन के साथ होता है। वर्तमान में न्याय का अर्थ मुख्यतः न्यायाधीश द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना समझा जाता है, लेकिन प्लेटो के अनुसार न्याय की कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी। उसका अर्थ केवल इतना था कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों को पूरा करे जो कि उसको दिया गया है। इस प्रकार
प्लेटो न्याय के अर्थ को नैतिक दृष्टिकोण से देखते थे। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार कुछ कर्तव्यों और धर्मों का पालन करने का नियम बनाते हैं और इसको ठीक ठीक से पालन करना ही न्याय है। प्लेटो के न्याय के विषय में अपना सिद्धांत बताने से पहले उस समय उन्होंने जो उस समय प्रचलित न्याय व्यवस्था थी, जैसे कि परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत आदि का भी अध्ययन किया था और उसके बाद अपने न्याय के धारणा की बात की, अपने न्याय के सिद्धांत की रचना की थी। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तथा राज्य में घनिष्ठ संबंध है, दोनों के सद्गुण तथा चेतना समान है। प्लेटो की यह प्रसिद्ध उक्ति है कि राज्य ओक के वृक्ष या चट्टान से उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु उनका उद्गम स्रोत उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण है। अतः व्यक्ति के आचरण का अध्ययन करने के लिए राज्य का अध्ययन आवश्यक है। मानव संस्थाएं मानव मस्तिष्क की अभिव्यक्ति हैं। जैसी मानव मस्तिष्क होगी वैसे ही मानव संस्थाएं भी होंगी। संस्थाएं जो है एक तरह से प्रतिरूप होती हैं, जैसा उसके अंदर जो जनता रहती है वो सोचती है, उसका प्रतिरूप होती हैं जो संस्थाएं होती हैं वो। न्याय उसके मस्तिष्क का स्वभाव है। राज्य मानव आत्मा की उपज है। मानव आत्मा के 3 अंग विवेक, उत्साह और तृष्णा, 3 अंग होते हैं। मानव आत्मा के 3 अंग हैं, विवेक, उत्साह और तृष्णा। विवेक जो है उसको शासन वर्ग से जोड़ता है प्लेटो, उत्साह को सैनिक वर्ग से जोड़ता है और तृष्णा को उत्पादक वर्ग से जोड़ता है। ये 3 तत्व राज्य में विद्यमान हैं। शासक विवेक का, सैनिक उत्साह का तथा उत्पादक वर्ग तृष्णा तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्याय राज्य के अंतर्गत कार्यों के सामंजस्यपूर्ण संतुलन में निहित है, जिसके अनुसार सारे समाज को उपर्युक्त तत्वों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। न्याय वह सिद्धांत है जो इस आधार पर राज्य की नींव खड़ी करता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति केवल उसी कार्य को संपन्न करे जिसके लिए प्रकृति ने उसे सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। व्यक्ति जो कार्य करने के लिए जिस कार्य को सबसे अच्छी तरह से कर सकता है उसे वही कार्य करना चाहिए, तभी वह उसके साथ न्याय कर सकता है। इस दृष्टि से प्लेटो के न्याय सिद्धांत का यह अभिप्राय है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य को करने में अपने को केंद्रित करने की इच्छा रखे और दूसरों के क्षेत्र में प्रवेश न करे। वो अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में बाधा न डाले। अतः न्याय का निवास स्थान प्रत्येक नागरिक की अंतरात्मा में है, जिसके अनुसार वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर अपना कर्तव्य करता है। राज्य के संबंध में न्याय का अर्थ है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। यह भावना मनुष्य को सामाजिक बनाती है। वह अपने को पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व की अपेक्षा अपने को समाज का एक आवश्यक तथा अभिन्न अंग के रूप में मानता है। इस प्रकार सामाजिक न्याय समाज का वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत समाज में शासक, सैनिक एवं उत्पादक वर्ग एक दूसरे के हित में अपनी आवश्यकताओं की भावना से संयुक्त हों और एक ही समाज में अपने इस संयोग तथा अपने अपने निर्दिष्ट कार्य में अपने को समर्पित करें और कार्य को करते रहें। बार्कर ने प्लेटो की न्याय धारणा की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में तन मन धन से संलग्न कर देना चाहिए तथा उसे पड़ोसी के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसके मतानुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है और यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता है तो वह न्यायप्रियता का ही परिचय देता है। तो इसका अर्थ यही है सरल शब्दों में कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है, जिसके वो योग्य है, जो वो कर सकता है, सबसे अच्छा तरह से कर सकता है, उसको करे और अपने कार्य को पूरा करे और दूसरे के कार्यों में बाधा न दे। प्रत्येक व्यक्ति जब अपना निर्दिष्ट कार्य सही ढंग से करता है तो वह न्याय करता है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय के 2 स्वरूप हैं। पहला सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक रूप में न्याय समाज के विभिन्न अंगों में से उनके कर्तव्यों का पालन करता है, उनमें सामंजस्य तथा एकता बनाए रखता है। समाज के तीनों वर्ग, उत्पादक, सैनिक और शासक, अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज को बनाए रखते हैं। व्यक्ति के लिए तथा समाज के लिए इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि वे अपने कार्यों को पूरा करें।
दूसरा व्यक्तिगत न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति में विचार, भावनाएं तथा इच्छाएं पाई जाती हैं। उसमें समन्वय बना रहना व्यक्तिगत न्याय का मानवीय सद्गुण है। यदि तीनों तत्वों का सामंजस्य न हो तो इससे उनमें धर्मांधता और कामांधता उत्पन्न होती है। न्याय का प्रयोजन आत्मा के तीनों तत्वों में साम्यावस्था, सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रकार न्याय जहां एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण समाज को एक सूत्र में पिरोने वाला सामाजिक गुण है, वहां दूसरी ओर व्यक्तिगत सद्गुण भी है, दोनों, क्योंकि वह मनुष्य के आध्यात्मिक संतुलन को ठीक बनाकर उसे श्रेष्ठ और सामाजिक बनाता है। इसका मतलब न्याय के दो पहलू हैं। एक तो सामाजिक पहलू है, जबकि वो समाज में रह करके अपने कार्यों को, जो उसके निर्दिष्ट कार्य है, उसको पूरा करता है, और दूसरा व्यक्तिगत पहलू है, जिसमें कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कर्तव्यों को संपन्न करके न्याय को प्राप्त करता है, न्याय करता है। अब प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है प्लेटो का न्याय बाह्य न होकर के आंतरिक है। दूसरा, न्याय हस्तक्षेप का सिद्धांत है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत है कि कोई इसमें हस्तक्षेप न करेगा, एक दूसरे के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न करेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने को जो निर्दिष्ट कार्य है उसको करेगा, व्यक्ति का जो खुद का कार्य है वो करेगा, दूसरे के कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत विशेषीकरण का सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जो कि वो सबसे अच्छे से कर सकता है, तो कार्य के विशेषीकरण का सिद्धांत है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की भावना तभी संभव है जब वहां के शासक दार्शनिक हों। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक वर्ग में संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था हो, जिससे वे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर सकें। न्याय की व्यवस्था तभी कायम होगी जबकि शासक जो है वो आदर्श राज्य हो, और जो शासक है उसमें शासक और सैनिक वर्ग में संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद हो, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का लालच ना आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। कार्यों और गुणों के आधार पर विभाजित समाज के तीन वर्ग विभिन्न होते हुए भी एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि वो अपना कार्य बहुत समन्वित रूप से करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके करते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या कार्य करना है। इन व्यक्तियों और वर्गों में एकता और सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय का कार्य है। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार न्याय गुण की समाप्ति के लिए एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम आवश्यक है, जिसके अभाव में आदर्श नागरिक एवं आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का एहसास तभी होगा जब वो शिक्षित होगा, जागरूक होगा, तभी वो न्याय की प्राप्ति कर सकता है, या अपना जो उसको अपने दायित्वों को समझ सकता है, और तभी एक आदर्श राज्य की हम बात कर सकते हैं। प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है। उसका न्याय सिद्धांत भी एक नैतिक मान्यता है जो कानूनी नहीं है। नेक्स्ट, प्लेटो का न्याय मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। और लास्ट में प्लेटो जो है न्याय के दो स्वरूप प्रस्तुत करता है, एक सामाजिक स्वरूप और दूसरा व्यक्तिगत स्वरूप। आलोचनाएं हैं, जब भी हम कोई सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम उसके गुण भी देखेंगे, उसकी विशेषताएं भी देखेंगे और फिर उसकी आलोचना भी देखेंगे। बार्कर के अनुसार सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय है ही नहीं, वह केवल मनुष्यों के कर्तव्यों तक सीमित है। दूसरा, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यता के अनुसार कार्य करना या कार्य का विशेषीकरण, लेकिन इस प्रकार के विशेषीकरण के मानव जीवन में सामंजस्यता का भाव पैदा होगा। फलस्वरूप उसके जीवन में मनोवैज्ञानिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है और उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। मनुष्य जो है उसका विकास जो है वो एक तरह से रुक जाएगा। सबाइन के शब्दों में प्लेटो की न्याय कल्पना निष्क्रिय, आत्मानुवादी, व्यंजक, अनैतिक और अव्यवहारिक है। नेक्स्ट, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्म संयम पर आधारित है जो व्यक्ति के निष्क्रियता लाता है। उसके बाद प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय नहीं बल्कि सद्गुणों का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट, यह न्याय स्थायित्व की ओर झुका हुआ है। प्लेटो ने व्यक्ति को उसके स्वभाव के साथ बांध दिया है और पारस्परिक संघर्ष को मिटाने की कोई व्यवस्था अपने न्याय सिद्धांत में नहीं की है। नेक्स्ट, प्लेटो का कार्य विशेषीकरण और वर्ग विभाजन वर्ण व्यवस्था का रूप धारण कर सकता है। इस कारण राज्य में एकता के स्थान पर विषमता उत्पन्न हो सकती है।
8वां, यह न्याय सिद्धांत साम्यवादी योजना द्वारा संचालित किया गया है। इसमें व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से ये सब पॉइंट्स पर आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अंत में हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो न्याय की नैतिक व्याख्या है। व्यक्ति को जो निर्दिष्ट कार्य हैं जो दिए गए हैं उन कार्यों को पूरा करना। कहता है कि 3 तत्व इसमें हैं। सबसे पहला विवेक, उत्साह और तृष्णा। विवेक शासक वर्ग के लिए है, उत्साह सैनिक वर्ग के लिए है और तृष्णा उत्पादक वर्ग के लिए है। और प्लेटो जो है वो कार्य की विशेषीकरण का बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य कर देना चाहिए जिसको वो सबसे अच्छे से कर सकता है, और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है जब उसको वो सही ढंग से करता है तो यही न्याय है। तो इस तरह से प्लेटो न्याय की आज के हिसाब से जो कानूनी व्याख्या है वो नहीं करके न्याय की एक नैतिक व्याख्या करते हैं। धन्यवाद।